ये है मरकरी, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा और सूरज के सबसे करीब वाला प्लैनेट। इतना करीब के नासा के सबसे पावरफुल टेलीस्कोप्स भी उसे डायरेक्टली नहीं देख पाते। क्या आपको पता है कि छोटा होने के बावजूद ये प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा मिस्ट्रीज छुपाए बैठा है। ये एक ऐसा प्लैनेट है जिसका एक दिन एक साल से भी ज्यादा लंबा होता है। लेकिन ऐसा क्यों है? वक्त वहाँ अलग ही तरीके से क्यों चल रहा है? मरकरी के सरफेस पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, लेकिन ये गड्ढे इस प्लैनेट पर कैसे बने? और सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि इस प्लैनेट पर दिन की गर्मी सब कुछ जलाकर राख कर देती है और रात की सर्दी सब कुछ जमा देती है। ऐसा होने की आखिर वजह क्या है? आइए मरकरी के इस एपिसोड में हम ये सब जानने की कोशिश करते हैं। एक छोटे से पॉज के लिए माजरत। अगर आपको हमारा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह के मीनिंगफुल कंटेंट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मरकरी प्लैनेट कब डिस्कवर हुआ और ये कैसे पता चला कि ये भी एक प्लैनेट है? इस बात का जवाब जानने के लिए हमें आज से 5000 साल पहले की सिविलाइजेशन के बारे में जानना होगा। आज से 5000 साल पहले एक बहुत ही इंटेलिजेंट कौम गुजरी है जिन्हें सुमेरियंस कहा जाता था। इस सिविलाइजेशन की बहुत सारी इजादात ऐसी हैं जो आज के इस दौर में भी हमारी लाइफ का हिस्सा है। मसलन सबसे पहले लिखने का निजाम, यानी दुनिया का सबसे पहला राइटिंग सिस्टम सुमेरियंस ने बनाया था। ये क्यूनेफॉर्म कहलाता था, जो मिट्टी की टैबलेट्स पर रीड स्टाइलस से लिखा जाता था। फिर मैथ और नंबर सिस्टम, दुनिया का पहला कैलेंडर भी इसी सिविलाइजेशन ने बनाया था। व्हील यानी ट्रांसपोर्ट के लिए पहिया सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम यानी नहरी निजाम, फिर उसके बाद लॉ और गवर्नमेंट सिस्टम, आर्किटेक्चर, और फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट एजुकेशन यानी स्कूल सिस्टम। ये सब की सब इजादात सुमेरियंस की ही हैं, जो आज के इस दौर में हमारी लाइफ का हिस्सा हैं, बल्कि हम इनसे बहुत ही ज्यादा फायदा भी उठा रहे हैं। इसके साथ साथ सुमेरियंस को एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में भी पायनियर माना जाता है। उन्होंने हमारे सोलर सिस्टम और आसमान के बारे में बहुत सी बुनियादी चीजें डिस्कवर की। मसलन सुमेरियंस ने आसमान पर 5 विजिबल प्लैनेट्स को ऑब्जर्व किया और उन्हें अपने गॉड्स के साथ एसोसिएट किया, जिनमें वीनस, जुपिटर, मार्स, सैटर्न और मरकरी शामिल थे। जमीन से ये सब प्लैनेट्स एक स्टार की तरह नजर आते थे, लेकिन मरकरी प्लैनेट सूरज के इतना ज्यादा करीब है कि इसे इंसानी आंख से देख पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। जमीन से ये प्लैनेट 2 मुख्तलिफ टाइमिंग्स में नजर आता था। एक सुबह सूरज के निकलने से पहले और दूसरा सूरज के गुरूब होने के फौरन बाद। ज्यादा रात या दिन में ये प्लैनेट बिल्कुल भी नहीं नजर आता था। इसलिए सुमेरियंस को ये लगता था कि शायद ये दोनों अलग अलग स्टार्स हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ जदीद साइंसी रिसर्च ने यह साबित किया कि ये दोनों 2 नहीं बल्कि एक ही स्टार हैं। इस प्लैनेट के टेम्परेचर के बारे में भी बहुत ही दिलचस्प और हैरत अंगेज बातें हैं, जिसमें पहली बात यह है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये प्लैनेट सूरज के बहुत ही ज्यादा करीब है, लेकिन फिर भी ये प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म टेम्परेचर वाला प्लैनेट नहीं है। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि शायद ये प्लैनेट सूरज के सबसे ज्यादा करीब है तो ये प्लैनेट बहुत ज्यादा गर्म भी होगा। जिस तरह प्लूटो के बारे में आज से हजारों साल पहले ये कहा जाता था कि शायद वो प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा प्लैनेट है। मरकरी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट नहीं है, क्योंकि यहाँ दिन के वक्त टेम्परेचर 430 सेंटीग्रेड तक होता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर रात होती है तो रात के वक्त यहाँ का टेम्परेचर -180 सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मतलब अंटार्कटिका से भी डबल ठंडा। यानी दिन के वक्त लावा जैसी गर्मी, रात के वक्त हड्डियां जमा देने वाली सर्दी। लेकिन अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? एकदम से इतनी ज्यादा गर्मी और फिर अचानक से इतनी ज्यादा सर्दी आखिर इस प्लैनेट पर कैसे हो जाती है? इस बात को समझने के लिए हम अर्थ की एक मिसाल से समझेंगे। हमारी अर्थ के पास एक स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेयर मौजूद है जो सूरज से आने वाली हीट को एब्जॉर्ब करता है और उसे डिस्ट्रीब्यूट करके सरफेस के गिर्द स्टोर कर लेती है। इस वजह से अर्थ पर टेम्परेचर बैलेंस में रहता है और जिंदगी के लिए एक मुतवाजन माहौल कायम होता है। लेकिन मरकरी पर ऐसा
बिल्कुल भी नहीं होता, जिस वजह से मरकरी का टेम्परेचर इतना ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। मरकरी से मिलता जुलता माहौल वीनस पर भी है। मरकरी का टेम्परेचर तो दिन की रोशनी में 430 सेल्सियस तक बढ़ जाता है, लेकिन वीनस पर हर वक्त टेम्परेचर 460 सेंटीग्रेड से भी ऊपर चला जाता है और पूरा वीनस हर वक्त लावा की तरह उबलता रहता है, जो कि किसी दोजख से कम नहीं है। मरकरी को अपना 1 साल कंप्लीट करने में, यानी सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर कंप्लीट करने में 88 डेज लगते हैं, लेकिन मरकरी की अपनी रोटेशन बहुत ज्यादा स्लो है, इसलिए उसका एक दिन 59 डेज का होता है। और ऐसा मुमकिन है सूरज की वजह से। सूरज का ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो मरकरी को टाइटली लॉक करने की कोशिश करता है। सिंपल अल्फाज में ये समझ लें कि सूरज चाहता है कि मरकरी रोटेट ही ना करे, बिल्कुल उसी तरह जैसा हमारी अर्थ ने अपने मून के साथ किया हुआ है। हमारे मून की रोटेशन बिल्कुल लॉक हो चुकी है, इसलिए हमें अर्थ से मून की सिर्फ एक साइड ही नजर आती है और दूसरी साइड हमेशा छुपी रहती है। अब बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इल्यूजन की, जो कि सिर्फ मरकरी पर होता है। जब मरकरी सूरज के सबसे करीबी पॉइंट पर होता है तो उस वक्त उसकी घूमने की स्पीड उसकी अपनी रोटेशन से भी तेज हो जाती है। इस वजह से ऐसा लगता है जैसे मरकरी कुछ दिन के लिए रुक गया है, और कभी कभी ऐसा भी लगता है जैसे उल्टा घूम रहा है। कुछ देर के बाद ऐसे लगता है कि ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। यानी अगर आप मरकरी पर खड़े हों तो आपको ऐसा लगेगा कि सूरज गरूब होते वक्त रुक गया है, फिर ये वापस उल्टा चलने लग गया है, फिर थोड़ी देर रुकने के बाद ये नॉर्मल हो जाता है। यानी मरकरी पर आपको दिन के वक्त सूरज 2 दफा निकलता और 2 दफा गरूब होता हुआ नजर आएगा। ऐसा असल में सूरज के साथ नहीं होता, बल्कि ये मरकरी की ऑर्बिट और रोटेशन की वजह से एक ऑप्टिकल इल्यूशन होता है। मरकरी पर सूरज अर्थ के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा बड़ा नजर आता है। और एक और दिलचस्प बात, हमारी अर्थ से हमें सूरज येलो कलर में नजर आता है, लेकिन मरकरी पर यह सूरज वाइट कलर में नजर आता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि सूरज का असल रंग येलो नहीं बल्कि वाइट ही है। हमें ये जमीन से येलो इसलिए नजर आता है क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस और पार्टिकल्स सूरज की रोशनी को स्कैटर करते हैं, जिसकी वजह से सूरज हमें येलो नजर आता है। लेकिन एटमॉस्फेयर को अगर हटा दिया जाए तो ये बिल्कुल वाइट ही नजर आएगा। सन के इतने ज्यादा करीब होने की वजह से मरकरी को डायरेक्टली देख पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए साइंटिस्ट के सबसे पावरफुल टेलीस्कोप्स हबल और जेम्स वेब भी मरकरी को डायरेक्टली नहीं देख पाते। इन टेलीस्कोप्स के इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सेंसिटिव होते हैं और उन्हें सन की तरफ डायरेक्टली पॉइंट नहीं किया जा सकता, वरना वो डैमेज हो जाते हैं। इसलिए मरकरी पर रिसर्च करने के लिए साइंटिस्ट ने स्पेसक्राफ्ट भेजे। नासा ने अब तक सिर्फ 2 स्पेसक्राफ्ट मरकरी पर भेजे हैं। पहला स्पेसक्राफ्ट था मैरिनर 10 और दूसरा था मैसेंजर। 1974 में मैरिनर 10 जब मरकरी के करीब पहुंचा तो उसने मरकरी की इमेजेस लेना स्टार्ट की। तो साइंटिस्ट ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हुए कि मरकरी का सरफेस बिल्कुल हमारे मून की तरह है, हर जगह गड्ढे ही गड्ढे बने हुए हैं। ये क्रैटर्स यानी गड्ढे इस बात का सबूत है कि मरकरी का पास्ट बहुत ही ज्यादा वायलेंट था। कई सालों तक खला में मौजूद पत्थर इस प्लेनेट पर गिरते रहे और इसी बम्बार्टमेंट ने मरकरी को पूरे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा क्रैटर वाला प्लेनेट बना दिया। यानी मरकरी पर क्रैटर्स की तादाद किसी भी और प्लेनेट से ज्यादा है। मरकरी के बारे में ये कहा जाता है कि आज से 4.6 बिलियन साल पहले मरकरी बिल्कुल अर्थ और वीनस के साइज जितना था। ये तीनों प्लेनेट साइज में बिल्कुल एक जैसे ही लगते थे, लेकिन अगर वाकई ऐसा था तो फिर आज मरकरी साइज में उन दोनों से छोटा क्यों है? साइंटिस्ट इसकी ये वजह बताते हैं कि आज से करोड़ों साल पहले एक वाकया हुआ था जिसने मरकरी को हमेशा के लिए बदल दिया। तकरीबन 4.5 बिलियन साल पहले जब सोलर सिस्टम नया था और प्लैनेट्स अभी प्रॉपरली फॉर्म हो रहे थे, एक बहुत बड़ा प्रोटो प्लैनेट मरकरी से टकरा गया। टकरार इतनी शिद्दत से हुई कि मरकरी का ऊपर का सरफेस और उसका मेंटल का बहुत सा हिस्सा स्पेस में उड़ गया और इस क्रैश का नतीजा ये निकला कि उसका साइज छोटा हो गया। यानी मरकरी हमेशा से इतना छोटा प्लैनेट नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी तबाही के बाद मरकरी की ये हालत हुई। लेकिन मरकरी के साथ वो कौन सा प्लैनेट था जो टकराया? वो प्लैनेट साइज में कितना बड़ा था? क्या वो प्लैनेट
दोबारा भी मरकरी के साथ कभी टकरा सकता है या फिर वो किसी और प्लेनेट के साथ टकरा सकता है? ये सब जानेंगे हम मरकरी के पार्ट 2 में। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा सोलर सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता किस तरफ बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है हमारा सोलर सिस्टम अपने इस सफर में आखिर कहां पहुंचेगा? क्या सूरज एक दिन अपने सफर में किसी और स्टार के करीब से गुजरेगा? क्या हमारी जमीन के फ्यूचर पर इस मूवमेंट का असर हो सकता है? और सबसे बड़ी बात, जब सूरज और सोलर सिस्टम मिल्की वे के अंदर अपना ऑर्बिट कंप्लीट करेंगे तो उस वक्त जमीन पर जिंदगी क्या होगी? और क्या ऐसा मुमकिन है कि इस सफर के दौरान हमारा सोलर सिस्टम किसी ऐसे कॉस्मिक रीजन में दाखिल हो जाए जो इंसानी तारीख को हमेशा के लिए बदल दें? इस वीडियो में होंगी कुछ ऐसी बातें जो आप जानकर हैरान हो जाएंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी।